पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर करने लगती है। खासतौर पर मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां तेजी से पैर पसारती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इसके जीते जागते एग्जाम्पल्स है। और इस समय जब ये मौसम चल रहा है तो बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि आम जनता सतर्क रहे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि हम देखते हैं कि ये बीमारियां कई बार एक गंभीर रूप ले लेती है और स्थिति जान के खतरे तक पहुंच जाती है। किस तरह से बचाव की आवश्यकता है, किस तरह का एहतियात रखने की जरूरत है, इन सब पर करेंगे चर्चा आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ इंदौर स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक A.K. द्विवेदी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर हम देखते हैं कि ये जो दौर चल रहा है इस समय डेंगू, वायरल फीवर, बेहद ज्यादा इस तरह के मरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसकी आखिर क्या कुछ वजह है? शालिनी जी, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो हर मौसम परिवर्तन के बाद बीमारी होती है। लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश के बाद जो बीमारी होती है उसमें मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं, मच्छर के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है और उसमें डेंगू बहुत प्रमुखता से होता है। अगर मैं बात करूं तो हर साल बारिश के बाद का जो समय होता है, चाहे वो अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, तो इस समय डेंगू के केसेस पूरे देश में बढ़ने लगते हैं। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो कुछ दिन से इंदौर में भी डेंगू के केसेस बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं और डेंगू न हो उसके लिए लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि हमारे घर के आसपास या ऑफिस के आसपास जल जमाव न हो। जल जमा होगा तो वहाँ मच्छर पैदा हो जाएंगे और वो मच्छर हमको काट सकते हैं। लोग हमेशा घर की बात करते हैं कि घर के आसपास पानी नहीं जमने दें, घर में मच्छर नहीं पैदा हो। मैं हमेशा ऑफिस की भी बात करता हूँ, हमारे वर्क प्लेस में भी मच्छर ना हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो मच्छर नहीं हो उसकी बात करना चाहिए। कोई बीमारी आपको डेंगू जैसी हो रही है, कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेंगू को बोन फीवर बोलते हैं या बोन ब्रेक फीवर बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, ऐसा बुखार जिसमें आपको शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, तेज़ बुखार हो रहा हो, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर से जाकर के मिलिए और कोशिश करिए कि इन्वेस्टिगेशन कराएं। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सरल सा है, आप CBC करा करके देख सकते हैं। अगर आपको बुखार है और CBC में आपका प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है तो आप डेंगू प्रोफाइल भी करा करके देख सकते हैं। अगर डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए एक अच्छे MD फिजिशियन के देख रेख में। बिल्कुल लापरवाही नहीं किया जाना चाहिए। सर अगर हम बात डेंगू की करें स्पेशलाइज, किस तरह की जो ध्यान है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को? क्योंकि अमूमन कई बार लापरवाहियां भी सामने आती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो उनको डेंगू हो चुका है और फिर एक गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं। शालिनी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। डेंगू में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसके कारण प्लेटलेट एकदम से ड्रॉप आउट हो जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए हमारे शरीर में। और जैसे ही डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट डाउन हो जाता है। कई लोगों का प्लेटलेट 40,000 20,000 आ जाता है और वो लोग घर पे कुछ घरेलू उपाय करते रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है और वो आपको खतरे की
और ले जा सकता है। डेंगू का दूसरा नाम हीमोरेजिक फीवर है, मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, आपके शरीर पर रेशेस आ सकते हैं, स्पॉट्स हो सकते हैं। तो आप इस तरह से, अगर आपको बुखार के साथ कमजोरी लग रही है, तेज सिर दर्द हो रहा है, बुखार के साथ जॉइंट पेन हो रहा है या बैकएक हो रहा है और बॉडी पे रेशेस आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खट्टा ठंडा नहीं खाएं, थोड़ा गर्म पेय पदार्थ लें, शरीर में पानी की कमी ना हो। आप चाहें तो नारियल पानी ले सकते हैं या गर्म दूध में हल्दी ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अस्पताल में एडमिट होकर के उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर द्विवेदी, कब ऐसा होता है, क्योंकि कई बार देखते हैं कि मरीज डेंगू में घर से ट्रीटमेंट लेकर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार स्थिति होती है कि मरीज को अस्पताल तक आना पड़ता है, उसकी क्या स्टेज, कैसे समझे मरीज? डेंगू में मैंने बोला कि घर में भी इलाज कर सकते हैं, बशर्ते आपका प्लेटलेट काउंट 10,000 तक न पहुंचा हो या 20,000 तक न पहुंचा हो। प्लेटलेट काउंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होता है। अगर प्लेटलेट काउंट आपका डेंगू होने के बाद भी 80,000, 60,000 या 50,000 है तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर में अगर आप रह कर के इलाज ले रहे हैं तो हर 2-2 दिन में आपको प्लेटलेट के जांच कराने की ज़रूरत है। लेकिन लोग यही ध्यान नहीं देते हैं और उससे गंभीरता की ओर चले जाते हैं। तो आप अगर घर में रह कर के इलाज ले रहे हैं तो इलाज ले सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज बहुत अच्छा है डेंगू के लिए। लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमसे लेकर के जाते हैं, जब वो अस्पताल में एडमिट रहते हैं तब भी हमसे होम्योपैथिक दवाई लेकर के जाते हैं। अस्पताल में एडमिट रहने के बाद और प्लेटलेट लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद भी कई लोगों का प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, तब हमसे होम्योपैथिक दवाई लेकर के जाते हैं और प्लेटलेट बढ़ जाता है, अस्पताल से छुट्टी करा लेते हैं। तो ऐसा हम घर पे भी इलाज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कंटिन्यूअस प्लेटलेट की जांच की ज़रूरत है। अगर प्लेटलेट हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लेटलेट अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में है या फिर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट का जिक्र आता है तो लोग बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं, पपीते का पत्ते का पीने की सलाह देते हैं। क्या ये साइंटिफिकली सही है और ये क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट है डेंगू से? शालिनी जी, देखिए, हमारे देश में 130 करोड़ जनता है तो 130 करोड़ सभी लोग डॉक्टर ही हैं। हमारे यहाँ आप थोड़ी सी बीमारी की चर्चा करिए अपने आसपास में तो आपको ढेर सारे नुस्खे दे देंगे। तो नुस्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, हमारे पास संस्थागत डॉक्टर हैं। तो जो संस्थागत डॉक्टर है, जो संस्थागत चिकित्सक है, वो जो बता रहा है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरे तरीके के हैं जो शौकिया चिकित्सा करते रहते हैं, तो शौकिया चिकित्सा करने वाले इस तरीके के नुस्खे देते रहते हैं। फिर तीसरे जो है वो पैतृक चलता रहता है, कुछ बंगाली डॉक्टर हैं या कुछ घरेलू, उनके घर में दादा ऐसा करते थे तो उनके बेटे भी ऐसा करने लगे तो उनके भी बेटे ऐसा करने लगे, तो वो लोग ऐसा बता देते हैं। कोई बुराई नहीं है, अगर आप बकरी का दूध इतना आसानी से आपको उपलब्ध है तो पी लीजिए, लेकिन साथ में दवाई खाइए और प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहा है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप मुझे एक बात बताइए शालिनी जी, कि अगर पत्ता, जो पपीते का पत्ता है, उसके जूस से लोग ठीक हो जाते तो थोड़े अस्पताल तो कम हो जाते देश में, लेकिन अस्पताल तो कम हुए नहीं। तो मुझे लगता है कि हमको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। जो चीज़ें खून को बढ़ाती हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। हमको जो चीज़ें खान पान में होना चाहिए उसमें है प्रोटीन डाइट, आयरन डाइट, कैल्शियम डाइट और विटामिन सी की प्रॉपर मात्रा, जिससे हमारे शरीर में खून बढ़ता है और जिससे ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं अगर स्पेशली बात करूं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से डेंगू का, तो ये कितना कारगर रूप ले सकता है? और इसके साथ साथ, क्योंकि 2015 से आप लगातार आयुष मंत्रालय में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या कुछ कहता है इसको लेकर? शालिनी जी, मेरे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं डेंगू के ऊपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में अभी तक जितने भी केसेस मेरे पास आए हैं डेंगू में, मैं पिछले कई सालों की अगर बात करूं तो मुझे तो 90% से ऊपर ही उसमें फ़ायदा दिखा है। अगर पेशेंट
का प्लेटलेट काउंट कम है तब हमारे पास आता है, अस्पताल में एडमिट है तब हमारे पास आता है, ब्लड चढ़ता रहता है या प्लेटलेट चढ़ता रहता है, पीआरपी या एसडीपी चढ़ता रहता है तब हमारे पास आता है। और जैसे ही वो 2-3 दिन की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है तो होम्योपैथिक दवाइयों से उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है, उसका जो बॉडी एक है वो कम हो जाता है, फीवर सबसाइड हो जाता है और पेशेंट 5 से 7 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन डेंगू के बाद भी कई लोगों का ठीक होने के बाद, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो उससे न केवल आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा बल्कि नॉर्मल तरीके से मेंटेन भी होगा, जो आपको दूसरी बोन मैरो की बीमारियों से बचा सकेगा। आज हम बात कर रहे हैं मौसमी बीमारी की कि किस तरह से वो लगातार घर कर रही है और किस तरह का एहतियात रखने की जरूरत इस समय बनती है। हमारे साथ लगातार इंदौर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर द्विवेदी, जो हमें बेहतर से बेहतर जीवन जीने के टिप्स जो है वो दे रहे हैं। सर, हमने देखा कि डेंगू में भी हम कई बार देखते हैं, जैसे कोरोना का एक महामारी का एक दौर गुजरा, उसमें हमने देखा कि इम्यूनिटी ने बेहतर एक रोल अदा किया सेहत के लिहाज से। क्या डेंगू में भी कुछ इस तरह का फैक्टर रहता है? बिल्कुल रहता है शालिनी जी। ज़रूरी नहीं है कि अगर परिवार में किसी एक को डेंगू हुआ तो पूरे परिवार को डेंगू हो जाए। मच्छर तो सभी को काटते होंगे लेकिन डेंगू सबको हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का रोल होता ही है। और अगर आप किसी भी बीमारी की बात करें तो सर्दी जुकाम की ही बात करें, साधारण तो परिवार में एक को होता है तो पूरे परिवार को सर्दी जुकाम नहीं हो जाता है, दैट इज़ द इम्यूनिटी। ऑफिस में किसी एक को होता है तो ऑफिस के कई लोगों के साथ वो बैठता है तो सबको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता है, दैट इज़ द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी अगर आपका बेहतर है तो आप किसी भी प्रकार के रोग से लड़ सकते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बीमारी से हमको बचाने का कार्य करती है। इसी तरीके से डेंगू में भी हो सकता है। डेंगू में भी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है या तो उनको उस तरीके से बीमारी ही नहीं होगी या फिर वो बीमारी से बच भी सकते हैं। हमने ये देखा कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, इसकी क्या कुछ वजह है? इतना ज़्यादा डेंगू में दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हड्डी टूट गई, तो इसलिए उसका नाम ब्रेक बोन फीवर हो गया कि हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। लेकिन एक और भी नाम है, उसको हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए उसका दूसरा नाम हीमोरेजिक फीवर भी है। क्या डेंगू होने के बाद क्या और कोई सी गंभीर बीमारी होने की क्या शुरुआत हो जाती है? इस तरह से क्या डेंगू के पेशेंट्स में रियलाइज हुआ है सर? हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसा अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आते हैं। पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट इंदौर में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हम लोग जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाई दी जाती है होम्योपैथी की, जिससे प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। तो जब हम उनका केस टेकिंग करते हैं, जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऐसा हमने देखा कि उनको 4 साल या 6 साल पहले डेंगू हुआ था, उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते रहे और सडनली उनको चक्कर आया, गिर गए या बुखार आया, और जब जांच कराया तो पता चला कि उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया। और जब बोन मैरो का जांच किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। हालांकि डेंगू एकमात्र कारण नहीं है अप्लास्टिक एनीमिया का, कई और भी कारण हो सकते हैं अप्लास्टिक एनीमिया के। इसी तरीके से जो लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करा करके आते हैं, जो कीमोथेरापी लेकर के आते हैं या रेडियोथेरापी लेकर के आते हैं, उनमें भी प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है, तो उनमें भी अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। या काफ़ी सारे लोगों में तो कारण ही नहीं पता हो सकता है, तो हेरिडिटी हो सकती है। या फिर जो खूब सारा दवाई खाते रहते हैं, एक बार डॉक्टर ने बुखार उतारने की दवाई लिख दिया तो वो हर थोड़े थोड़े दिन में बुखार उतारने की दवाई खाते रहते हैं। या एक बार डॉक्टर ने कोई दर्द निवारक दवाई लिख दिया तो वो खूब सारा दर्द निवारक दवाई खाते रहते हैं। या फिर स्किन रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम रहती है वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उसने एक बार प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर ने तो वो थोड़े थोड़े दिन में वही दवाई खाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो सेल्फ मेडिकेशन है, वो सेल्फ मेडिकेशन कहीं ना कहीं हमारे बोन मैरो को प्रभावित करता है और उससे हमारा बोन मैरो जो है अप्लास्टिक हो जाता है, मतलब वो सेल्स बनाना बंद कर देता है। तो डेंगू के केसेस में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं तो भी आप अगर 1 साल तक हर 3-3 महीने में सीबीसी करा करके देख लेते हैं कि कहीं आपका प्लेटलेट नॉर्मल से कम तो नहीं आ रहा है, तो आप अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बड़ी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं।
सर, इन दोनों बीमारी में हम एक कॉमन फैक्टर देखते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स कम होती है। डेंगू में भी सेम सिचुएशन पेशेंट्स के साथ होती है। अप्लास्टिक एनीमिया में अगर देखें तो जो लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ता है, मतलब बोन मैरो प्लेटलेट बना नहीं रहा है और उसका डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से कर दे रहा है, तो बना भी नहीं रहा है और डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है। वो एक क्रॉनिक जटिल बीमारी हो जाती है जो जानलेवा साबित हो जाती है। जबकि अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू में प्लेटलेट बनते रहता है लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन फास्ट होता है। उस समय उनका बोन मैरो काम करते रहता है, बोन मैरो में अप्लास्टी जैसा चेंज नहीं आता है। तो डेंगू का मरीज, चूंकि एक्यूट बीमारी होती है डेंगू, उसमें तुरंत ठीक हो जाता है और वो प्लेटलेट चढ़ाने से भी अस्पताल में भी जल्दी ठीक हो जाता है। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो बहुत ही कॉमन सा है डेंगू के लिए। बहुत बार सोशल मीडिया पे भी होम्योपैथी दवाई आती रहती है कि डेंगू से बचाव के लिए ये दवाई लीजिए या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए ये दवाई लीजिए। तो होम्योपैथिक दवाई भी प्लेटलेट बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। डेंगू का मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। कई बार 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल भी लग जाता है। तो डेंगू एक एक्यूट बीमारी है और अप्लास्टिक एनीमिया एक क्रॉनिक बीमारी है, जटिल बीमारी है। डॉक्टर द्विवेदी, हम ये भी समझना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक सामान्य सिर दर्द होता है, लेकिन डेंगू के समय का सिर दर्द कुछ अलग ही होता है। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। सामान्य सिर दर्द की अगर मैं बात करूं तो सिर दर्द भी कई कारण से हो सकता है। एक तो साइनस हेडेक होता है, जिनको बार बार सर्दी हो जाती है, यहाँ पे सूजन आ जाता है और ये सूजन धीरे धीरे सिर में चढ़ जाता है, तो वो साइनस हेडेक हो जाता है। दूसरा है गैस्ट्रिक हेडेक, जिनको इंडाइजेशन रहता है, कब्ज रहता है, गैस की शिकायत रहती है, उनको भी सिर दर्द होने लगता है, उसको हम गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं। तीसरा जो हेडेक है जिसको माइग्रेन बोलते हैं, उसको सिर दर्द के साथ उल्टी हो जाना या चक्कर जैसा लगना, तो वो माइग्रेन की शिकायत है। और चौथा जो हेडेक है वो है टेंशन हेडेक। कुछ भी उसको टेंशन हो गया, थोड़ी थोड़ी बात का टेंशन ले लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, तो उसके कारण भी हेडेक हो सकता है। लेकिन जो डेंगू का हेडेक है वो बहुत तेज सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा और उस समय तेज बुखार भी होता है। तो अगर बुखार के साथ, तेज बुखार के साथ तेज सिर दर्द हो रहा है जो आपको पहले नहीं होता था कभी, तो वो डेंगू का हो सकता है। वो चिकित्सक ही डिफाइन कर सकता है, व्यक्ति खुद से ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी बोला कि हमको संस्थागत चिकित्सकों के पास जाकर के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या फिर जो हमारे आसपास या गूगल गुरु जो बताते हैं उस तरह के ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। सर, कई बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल आने से कतराते हैं और घर पर ही ट्रीटमेंट रहते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि कई बार बहुत डेंजर सिचुएशन में पहुंचते हैं, तो इन लोगों को किस तरह की सलाह आप देंगे? शालिनी जी, मेरे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दवाई खाना ही नहीं चाहता। तो दवाई खाना नहीं चाहता, ये बहुत अच्छी बात है। हम वेलनेस की भी बात करते हैं। हमने अभी एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना किया है पिपलियाहाना में, इंदौर के, जो 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन भी किया था। तो आप वेलनेस की बात करिए, बहुत अच्छी बात है। जब तक आप स्वस्थ हैं दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप बीमार हो गए तो आपको संस्थागत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की भी ज़रूरत है, आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत है, आवश्यकता पड़ी तो आपको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत है, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चिकित्सा प्रणाली की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे तो आपको दूसरी चिकित्सा प्रणाली का भी हेल्प लेना चाहिए। जैसा कि हमने कोरोना में देखा, जब वो अस्पताल में एडमिट होकर के भी ठीक नहीं हुआ, वहाँ पे काढ़ा पिया, वहाँ पे प्राणायाम किया, वहाँ पे भाप लिया। कहने का मतलब है अस्पताल में भर्ती होकर के एलोपैथी दवाई लिया, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किया, योगा किया, होम्योपैथी लिया और आयुर्वेद का इस्तेमाल किया। तो हमको जीवन को बचाए रखने के लिए कभी न कभी अस्पताल या दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अगर वेलनेस को अपनाना चाहते हैं तो हमारा एडवांस्ड आयुष वेलनेस ज्वाइन करिए। हम वहाँ वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में शारीरिक कमी हो रही है, मानसिक कमी हो रही है, नर्वसनेस आ रहा है, नर्व की कमी हो रही है,
कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि शुगर बढ़ जाने के कारण अब उनमें वो क्षमता नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही, या शुगर बढ़ जाने के कारण उनके काफ मसल्स जो हमारे पिंडलियों के में दर्द होता है, वो दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि रात को नींद नहीं आती है। तो इस तरह की जो बीमारी है, जहाँ पे आपको दवाई खाने के बाद भी, इंसुलिन लगाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, तो आप नेचुरोपैथी और होम्योपैथी को अपनाइए, उससे आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। आप अगर नेचुरोपैथी या होम्योपैथी लेते हैं तो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक मायोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उससे बच सकते हैं। बचाव वेलनेस की ओर जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी, हमने कई बार ये देखा कि बारिश के बाद एकदम से जब ठंड आती है तो नमी की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से घर करती हैं। नमी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उनमें जो प्रमुख बीमारी है वो है जॉइंट पेन। जिनको गठिया रहता है या अस्थमा रहता है, उनको नमी के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो श्वास की परेशानी होने लगती है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं या दमा बोलते हैं। उसके लिए भी हम होम्योपैथी दवाई देते हैं। हमारे पास नमी, डैम्प वेदर के लिए अलग से दवाइयाँ ही है होम्योपैथी में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डैम्प वेदर में रहने के कारण आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो इस तरह की दवाई दी जानी चाहिए। तो डैम्प वेदर के कारण आपको दो तरह की बीमारी हो सकती है। एक तो गठिया, जोड़ों में दर्द या तो हो सकता है या बढ़ सकता है। दूसरा अस्थमा, या तो हो सकता है या बढ़ सकता है। तो ये दोनों नहीं बढ़े, आप डैम्प वेदर में रहने हुए भी काम कर सकते हैं रहते हुए, उसके लिए आपको होम्योपैथी चिकित्सा अपनानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम की करवट होती है उसके साथ ही कई बीमारियां जो है वो पैर पसार रहती है। इसलिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि सतर्क रहे और अपनी बॉडी को मौसम के एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे परिवर्तन शरीर के अंदर लाने की कोशिश करे कि इस तरह की जो बीमारियां हैं मौसम की, वो आप तक ना पहुँच सके। अगली बार मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रही है IBC 24।